तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश, जिसके अंतर्गत हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था और हमने महाराणा प्रताप के बारे में पिछले वीडियो में काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। आज हम महाराणा प्रताप के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और आज हम महाराणा प्रताप के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम महाराणा प्रताप के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे अंतिम आक्रमण, यानी महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर है वो 1585 में आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को भेजेगा, जो कि अकबर का अंतिम आक्रमण माना जाता है मेवाड़ पे। उसके बाद में हम देखेंगे शांतिकाल, यानी 1585 के बाद 1597 यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु तक अकबर है वो मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं करता है और इस समय को हम नाम देंगे शांतिकाल। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान, यानी महाराणा प्रताप के जितने भी कोर्ट स्कॉलर हैं उनके बारे में देखेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के जीवन में या महाराणा प्रताप की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतिम आक्रमण। अब हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि हल्दी घाटी युद्ध के जस्ट बाद 1576 में अकबर है वो उदयपुर पर आक्रमण करता है, लेकिन वो मेवाड़ पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाता है और वो इस आक्रमण में असफल हो जाता है। उसके बाद में अकबर मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजता है। ठीक है। और अब्दुल रहीम खान खाना भी मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाते हैं, वो भी असफल होते हैं। उसके बाद में अकबर किसको भेजता है 1582 में अपने चाचा सुल्तान खां को भेजता है और सुल्तान खां दिवेर के युद्ध में है वो मारा जाता है। अब उसके बाद में दिवेर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसको भेजता है वो 1585 में जगन्नाथ कछवाहा को, और ये अंतिम आक्रमण माना जाता है। ठीक है। यानी मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए या फिर महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर है वो दिवेर युद्ध के बाद यानी सुल्तान खां के बाद किसको भेजता है जगन्नाथ कछवाहा को। ठीक है। तो 1585 में जगन्नाथ कछवाहा का आक्रमण होता है और जगन्नाथ कछवाहा जो कि आमेर के थे इनको सफलता नहीं मिलती है। ठीक है। इनका आक्रमण कब होता है तो 1585 में। ठीक है। यानी जगन्नाथ कछवाहा 1585 में आक्रमण करते हैं मेवाड़ पे, लेकिन इनको सफलता नहीं मिलती है और ये जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी डेथ हो जाती है जगन्नाथ कछवाहा की। अब देखिए महाराणा प्रताप है उसके विरुद्ध जगन्नाथ कछवाहा ने क्या है आक्रमण किया, जगन्नाथ कछवाहा कहाँ के आमेर के। तो इसके विरुद्ध महाराणा प्रताप क्या करते हैं आमेर पे आक्रमण करते हैं, यानी आमेर पे आक्रमण करते हैं और आमेर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र मालपुरा जो कि टोंक में पड़ता है और ये आमेर वालों के अंडर आया करता था टोंक पे, यानी जो मालपुरा टोंक पे क्या है अधिकार कर लेते हैं, जो कि आमेर के अंतर्गत आने वाला एक व्यापारिक केंद्र था मालपुरा टोंक। तो इस पे किसका अधिकार हो जाता है महाराणा प्रताप का। यानी जब अकबर जगन्नाथ कछवाहा को भेजता है जो कि आमेर का था तो आक्रमण करने के लिए अकबर भेजता है और जगन्नाथ कछवाहा इस आक्रमण में सफल नहीं होते हैं, यानी मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप को बुरा लगता है कि ये आमेर वाले क्यों आ रहे हैं आक्रमण करने बार बार। तो जगन्नाथ यानी आमेर वालों को सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं महाराणा प्रताप आमेर के एक व्यापारी केंद्र मालपुरा टोंक पे क्या है आक्रमण करते हैं। ठीक है। तो महाराणा प्रताप है वो अधिकार कर लेते हैं किस पे मालपुरा टोंक पे। ठीक है। अब ये जब मालपुरा टोंक पे अधिकार कर लेते हैं यानी मालपुरा पे अधिकार कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य करवाते हैं। क्या क्या निर्माण कार्य, जैसे एक नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है। यानी ये आप सभी जानते हैं जो मेवाड़ वाले थे वो शिव जी के भक्त थे, तो यहाँ पे ये मालपुरा में एक मंदिर बनवाते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक है। इसके अलावा एक तालाब का निर्माण करवाते हैं, तालाब का नाम रखते हैं झालरा तालाब। तो ठीक है। अब आपको याद रखना है कि महाराणा प्रताप है वो आमेर के एक व्यापारिक केंद्र मालपुरा पे अधिकार कर लेते हैं और यहाँ पे एक तो मंदिर बनवाते हैं एक तालाब बनवाते हैं, एक नीलकंठ महादेव का मंदिर और एक झालरा नाम का तालाब बनवाते हैं। ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। और ये जगन्नाथ कछवाहा का जो आक्रमण है ये अंतिम आक्रमण माना जाता है और 1585 में ये आक्रमण होता है। ठीक है। और जगन्नाथ कछवाहा है इसकी मृत्यु हो जाती है आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और यहाँ पे जगन्नाथ कछवाहा की 32 खम्भों की 32 पिलर्स यानी 32 पिलर की क्या एक छतरी बनी हुई है, यानी 32 खम्भों की छतरी बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अब अंतिम आक्रमण आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम पढ़ेंगे शांति काल, यानी 1585 से लेकर 1597 तक का जो समय है, महाराणा प्रताप की मृत्यु तक का जो समय है, वो शांति काल के नाम से जाना जाता है। और इस शांति काल के दौरान महाराणा प्रताप ने कौन कौन से कार्य किए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया, यानी इस काल में चावंड को राजधानी बनाया, ठीक है। और इसमें कुछ निर्माण कार्य करवाए, जैसे चावंड में चामुंडा माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने कुछ महल और कुछ बावड़ी वगैरह भी बनवाई थी चावंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको निर्माण कार्य याद रखना है। और कहते हैं कि जब ये शांति काल था तो इसके दौरान महाराणा प्रताप के दरबार में एक चित्रकार हुआ करता था, उसका नाम था नासिरुद्दीन, ठीक है। नासिरुद्दीन है वो महाराणा प्रताप के दरबार में चित्रकार हुआ करता था। और हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप के समय ही जो मेवाड़ चित्रकला है उसका स्वतंत्र विकास हुआ, यानी स्वतंत्र विकास, जो मेवाड़ चित्रकला है उसका स्वतंत्र विकास किसके समय में हुआ, तो महाराणा प्रताप के समय में प्रारंभ हुआ, ठीक है। यानी मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ किसके समय हुआ, तो महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के दरबार में जो प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे उनका नाम क्या था, नासिरुद्दीन, ठीक है। तो इस समय आपको ये बातें याद रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 19 जनवरी 1597 चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है कब, 19 जनवरी 1597, ठीक है। यानी वो धनुष पे प्रतंजा, यानी जो धनुष की डोरी होती है वो चढ़ा रहे थे और वो डोरी है वो हाथ से छूट जाती है और उनको लगती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी बारडोली में छतरी बनी हुई है, बारडोली उदयपुर में 8 पिलर यानी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बातें आपको याद रखनी है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 चावंड में हुई थी, लेकिन इनकी छतरी कहाँ पे बनी हुई है, बारडोली उदयपुर, और कितने खंभों की है, 8 खंभों की, ठीक है। तो ये हमने शांति काल के बारे में बात की और यहाँ पे महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है उस पर भी हमने चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के दरबार में कौन कौन से जो दरबारी विद्वान है वो रहा करते थे। तो सबसे पहले नाम आता है चक्रपाणी मिश्र का, चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप के दरबार में विद्वान थे और इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है, उनके नाम आप याद रखिएगा। राज्याभिषेक, यानी जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता है तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है उसकी जानकारी वो अपनी बुक राज्याभिषेक में देते हैं। उसके बाद में एक बुक है इनकी, वो आपकी विश्ववल्लभ, ठीक है। एक इनकी बुक है मुहूर्तमाला। अब विश्ववल्लभ है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने बुक लिखी थी उद्यान विज्ञान से संबंधित, यानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित बुक लिखी थी, यानी उद्यान यानी जो बगीचे वगैरह होते हैं उससे संबंधित, यानी उसके विज्ञान से संबंधित एक बुक लिखते हैं, नाम है विश्ववल्लभ। और ये किससे संबंधित है, उद्यान विज्ञान से, यानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। इसके बाद में जो मुहूर्तमाला है ये उनकी ज्योतिष से संबंधित बुक थी। तो तीनों के विषय आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान चक्रपाणी मिश्र ने 3 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक राज्याभिषेक, जिसमें राजा जब गद्दी पे बैठता है तो उस समय क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरी बुक है उनकी विश्ववल्लभ, जिसमें उद्यान जो विज्ञान है उसकी चर्चा की गई है। तीसरी बुक है मुहूर्तमाला, उसमें ज्योतिष शास्त्र की चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो ये पहले विद्वान थे। उसके बाद में हम देखते हैं एक और विद्वान थे हेमरतन शूरी। ये भी महाराणा प्रताप के दरबार में रहा करते थे और इन्होंने 2 बुकें लिखी है, गोरा बादल और पद्मिनी की चौपाई, ठीक है। यानी दोनों की चौपाई लिखी है, गोरा बादल की चौपाई और पद्मिनी की चौपाई, ठीक है। यानी 4-4 जो लाइन वाले होते हैं, यानी दोहे तो 2-2 लाइन वाले होते हैं और चौपाई में कितनी होती है, 4 लाइन, ठीक है। तो हेमरतन शूरी ने गोरा बादल की चौपाई,
गोरा बादल री चौपाई, पद्मिनी री चौपाई लिखी है, ठीक है। और हेमरतन सूरी ने जब ये बुकें लिखी तो इस बुकों को लिखने में यानी जो बुकों के यानी रुपये लगे यानी आर्थिक सहयोग किसने दिया, तो हम कहते हैं कि भामाशाह के भाई ताराचंद ने, ठीक है। अब देखिए दूसरे जो विद्वान थे हेमरतन सूरी, उन्होंने 2 बुक लिखी, गोरा बादल री चौपाई और पद्मिनी री चौपाई, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बातें याद रखिएगा। अब हम तीसरे दरबारी विद्वान पे चलते हैं। तीसरे दरबारी विद्वान का नाम था शादुल नाथ त्रिवेदी। शादुल नाथ त्रिवेदी, सादुल नाथ त्रिवेदी, जो कि महाराणा प्रताप के एक दरबार में रहते थे और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। तो जब ये विद्वान व्यक्ति थे तो महाराणा प्रताप ने इनको एक जागीर दी थी, मंडेर की जागीर। मंडेर की जागीर किसको दी थी, सादुल नाथ त्रिवेदी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि महाराणा प्रताप ने सादुल नाथ त्रिवेदी को कौन सी जागीर दी, या फिर महाराणा प्रताप ने मंडेर की जागीर किसको दी, तो सादुल नाथ त्रिवेदी को दी, ठीक है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यानी महाराणा प्रताप ने सादुल नाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दी, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो 1588 के उदयपुर अभिलेख से, ठीक है। हमें 1588 के उदयपुर अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि महाराणा प्रताप ने सादुल नाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दी। अब इनके दरबार में 2 चारण कवि भी रहते थे, एक रामा सांधु, एक माला सांधु, ठीक है। ये 2 चारण कवि थे और ये क्या करते थे, युद्ध के समय सैनिकों का उत्साह बढ़ाते थे और मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए उनको क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे, उत्साहित करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बातें आपको याद रखनी है। और इनके दरबार में भामाशाह का नाम भी आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। और भामाशाह को आप सभी जानते हैं मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो इतने विद्वान हैं महाराणा प्रताप के दरबार में। चक्रपाणी मिश्र की 3 बुकें हैं, राज्याभिषेक, विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा हेमरतन सूरी, जो कि दूसरे दरबारी विद्वान थे महाराणा प्रताप के दरबार में। उन्होंने 2 पुस्तक लिखी, गोरा बादल री चौपाई और पद्मिनी री चौपाई। इसमें जो आर्थिक सहयोग यानी पुस्तकों को लिखने में आर्थिक सहयोग किसने किया, तो भामाशाह के भाई ताराचंद ने। उसके बाद में सादुल नाथ त्रिवेदी, जिनको मंडेर की जागीर दी गई थी, और ये जानकारी में 1588 के उदयपुर अभिलेख से मिलती है। और 2 जो दरबारी विद्वान थे, चारण कवि थे, रामा सांधु और माला सांधु, ये भी महाराणा प्रताप के दरबार में रहा करते थे। अब हम देखते हैं महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं। तो सबसे पहले जो चारित्रिक विशेषता आती है वो आती है स्वतंत्रता प्रेमी। ये तो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता प्रेमी, यानी महाराणा प्रताप ने जीते जी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसका मतलब वो क्या थे, स्वतंत्रता प्रेमी थे। वो अपनी मातृभूमि को हमेशा क्या रखना चाहते थे, स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो यहाँ पे पहली उनके जो चरित्र की विशेषता आती है सामने, वो स्वतंत्रता प्रेमी थे। दूसरा हम कह सकते हैं कि वो धर्म के रक्षक थे। धर्म रक्षक का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी क्षेत्र है उसका राजा होता है, उसका जो कर्तव्य होता है वो होता है कि वो अपनी जनता की रक्षा करे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करे, ठीक है। और ऐसा ही महाराणा प्रताप ने किया। उन्होंने जब तक वो जिए उन्होंने अपने प्रजा और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो धर्म रक्षक थे। धर्म रक्षक का मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं कि उन्होंने किसी धर्म यानी जो पर्टिकुलर धर्म है उसकी रक्षा की। यहाँ पे धर्म का मतलब है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इसके अलावा हम कहते हैं कि वो नारी के प्रति सम्मान की भावना रखते थे। नारी के प्रति सम्मान की भावना, ये भी इनके चरित्र की एक विशेषता है, ठीक है। और ये विशेषता हमने जब 1580 की शेरपुर की घटना पड़ी थी, ठीक है, तो उस समय मैंने देखा था कि अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, वो रहीम जी की बेगमों को उठाकर ले आते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप उन्हें ससम्मान वापस लौटा देते हैं, किसको, रहीम जी को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी नारी के प्रति उनकी सम्मान की भावना थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि महाराणा प्रताप कितने बड़े चरित्र थे, कितने बड़े व्यक्तित्व थे, ठीक है। तो ये 3 इनकी चारित्रिक विशेषताएं भी। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो अच्छे संगठन करता थे। संगठन करता थे वो अच्छे। संगठन करता का मतलब जैसे हल्दी घाटी युद्ध में आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप है वो क्या करते थे, महाराणा प्रताप ने संगठन बनाया था अच्छी तरीके से। और महाराणा प्रताप ने देखिए कि जो सामाजिक जो मुख्य यानी समाज की जो मुख्य धारा से जो एक
कटी हुई जो जनजाति थी, भील जनजाति, उसके भी जो लोग हैं वो उनके साथ थे। इसके अलावा समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग हैं उनके साथ थे, और इससे उनके एक चरित्र के बारे में और पता चलता है कि वो एक अच्छे संगठनकर्ता थे। ठीक है, तो ये उनकी कुछ विशेषताएं हैं, चारित्रिक विशेषताएं। इसके अलावा आप हम लिख सकते हैं कि निहत्थे पे वार न करना, ये भी एक उनके चरित्र की बहुत ही अच्छी जो विशेषता मुझे लगी, निहत्थे पर वार नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ, यानी महाराणा प्रताप कहते हैं कि हमेशा 2 तलवार रखा करते थे, यानी एक तलवार वो अपने खुद के लिए और दूसरी तलवार निहत्थे शत्रु, यानी युद्ध में उनके सामने अगर बाई चांस कोई ऐसा शत्रु आ जाए उसके पास तलवार नहीं है तो वो हमेशा 2 तलवार रखते थे, एक अपने लिए और एक दूसरे यानी उस शत्रु को देने के लिए, फिर वो उससे लड़ते थे। तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा एक वीर योद्धा, एक सच्चा क्षत्रिय ऐसा कर सकता है। ठीक है, और ये निहत्थे पर कभी वार नहीं करते थे, तो इनकी एक बहुत बड़ी चारित्रिक विशेषताएं हैं। तो आज हमने महाराणा प्रताप का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।